अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की 7वीं किस्त। कृष्णा जी का असिस्टेंट भी उनके करीब पहुंच चुका था। वो दोनों खासी देर तक रूपा से बातें करते रहे। गालिबन सीन समझाते जा रहे थे। रूपा वक्फे वक्फे से तफहीमी अंदाज में सर हिलाती जा रही थी। फिर एक्स्ट्रा लड़कियों के झुरमट में गालीचे पर जा बैठी और कृष्णा जी और असिस्टेंट सेट पर से उतर आए। मोहम्मद कैमरामैन ट्रॉली पर कैमरे के करीब स्टूल संभाल कर बैठ चुका था। एक कुली ट्रॉली को धक्का लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। साइलेंस प्लीज, लाइट्स ऑन, कृष्णा जी की आवाज गूंजी। फ्लड लाइट्स रोशन कर दी गईं और फ्लोर पर मौजूद अफराद की भिनभिनाहट थम गई थी। क्लैप, कृष्णा जी की आवाज गूंजी। एक आदमी ने आगे बढ़कर एक स्याह तख्ती कैमरे के सामने कर दी और साथ ही बा आवाज़े बुलंद कहा, शॉट 3 एक्ट टेक 1। तख्ती पर भी चौक से यही लिखा गया था। कैमरे की मध्यम सी घूं घूं आवाज सुनाई देने लगी। कैमरे की जद से काफी दूर एक ऊंचे स्टैंड पर एक जंग आलूद सा माइक हवा में झूल रहा था। स्याह लिबादों में मलबूस डाकू तालाब के किनारों पर पहुंच चुके थे। तख्ती कैमरे के सामने से हटते ही उन्होंने निहायत बाजीगराना अंदाज में तालाब को पार करने के लिए छलांगे लगाईं। दो तो बड़ी उम्दगी से छलांग लगा गए। एक तालाब के परली तरफ पहुंचकर थोड़ा सा लुढ़क गया और खासी बुलंद आवाज में कराह भी उठा। चौथा तालाब में ही गिर गया था। मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी तमाम हरकतों सकनात को देख रहा था। कट, कृष्णा जी की गुस्से भरी आवाज गूंजने लगी। गाजी शाह लपक कर आगे आया तो कृष्णा जी ने बिगड़ते हुए कहा, ये रिहर्सल करवाई थी तुमने इन लोगों को? ये कल तो ठीक ठाक काम कर रहे थे ये लोग, गाजी शाह ने कहा और अपने आदमियों पर बिगड़ने लगा। गिरने वाले उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन जो तालाब में गिरा था उसकी मूंछ पानी में भीग कर ढलक गई थी। एक मेकअप मैन ने आगे बढ़कर उसकी मूंछ दोबारा से दुरुस्त कर दी। गाजी शाह ने उन्हें डांट डपट के साथ मजीद हिदायत दी। खुद छलांग लगाकर दिखाई। वो वाकई इस किस्म के कामों में बहुत माहिर मालूम होता था, लेकिन गिरने वाले दोनों आदमी इस टेक्निक पर अमल नहीं कर पा रहे थे जो वो समझाता था। मेरे ख्याल में उन्हें एक दूसरी टेक्निक से छलांग लगवाने की जरूरत थी, लेकिन गाजी शाह अपने ही तरीके पर बहुत ज्यादा इसरार किए जा रहा था। आखिर एक बार चारों ने सही तरीके से कलाबाजी लगाकर छलांग लगा ली। जब छलांग लगा ली गई तो सीन दोबारा शूट होने लगा। इस बार फिर एक आदमी गिर पड़ा। इस तरह ये सीन 5-6 मरतबा टेक हुआ, लेकिन ओके ना हो सका। कृष्णा जी का पारा बहुत ऊपर जा चुका था और वो गाजी शाह को जितनी जली कटी सुना रहे थे, गाजी शाह उन्हें दुगनी करके अपने आदमियों की तरफ मुंतकिल करता चला जा रहा था। एक बार तो मैंने रूपा की मुतरन्नम आवाज भी सुनी। वो कृष्णा जी को आवाज देकर कह रही थी, आप सीधे सादे अंदाज में छलांग क्यों नहीं लगवा लेते जनाब? इन्हें कलाबाजियां क्यों खानी पड़ेंगी? इसके बगैर तो सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा ना। ये तो बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या मालूम पर्दे पर ये सीन किस तरह से आना है? कृष्णा जी ने चीख कर जवाब दिया, सीधे साधे तरीके से तो मैं भी छलांग लगा सकता हूँ। मैंने इन तमाम मायानाज फाइटर्स को 200 रुपए दिहाड़ी देकर किस लिए बुलवाया था? इसलिए कि ये आम सी छलांग लगा लें? गधों की तरह दो लतियां झाड़ने के लिए बुलवाया था क्या? मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझसे रहा ना गया। फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों वगैरह का तो कुछ ज्यादा इल्म न था, बस यूं ही लाओबाली अंदाज में आगे जा पहुंचा। मेरे ख्याल में तुम सही तरीका नहीं आजमाते, इसीलिए ये सब गलती हो रही है। मैंने गाजी शाह से कहा, तुम कौन हो मियाँ और क्यों ऐसी बातें करते हो? वो पलट कर दोबारा धाड़ा, और कहाँ से आए हो? मुझे तरीका समझाने आए हो? क्यों? मैं तुम्हारी तरह फाइटर तो नहीं। मैं तो दोस्ताना तौर पर तुम्हें मशवरा देना चाहता था कि अगर तुम एक और तरीका इस्तेमाल कर लो तो ये चारों इससे भी ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर तालाब के दूसरे पार पहुंच सकते हैं। मैंने मुलायमियत से जवाब दिया। वो बुरी तरह से खिसियाया हुआ था और सारी झुंझुलाहट शायद मुझ पर ही निकालना चाहता था। इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसने सबको मुखातिब किया, एक तो हर लौंडा लपाड़ा उस्ताद बना फिरता है यहाँ पर।
फिर वो उंगलियों से मेरी ठोड़ी को छूते हुए खालिस फिल्मी अंदाज में बोलने लगा, मैं चाहूं तो एक ठोकर में तुम्हें भी तालाब के दूसरे पार पहुंचा सकता हूं, क्या समझे तुम? उसने झुंझुलाहट के साथ लेकिन बड़े माहिराना अंदाज में टांग घुमाई। मैंने कदरे पीछे हटकर उसी टांग से पकड़कर उसे तालाब के पार उछाल दिया। वो पीठ के बल दूसरे किनारे पर जा गिरा। सर के बल गिरता तो भेजा यकीनन बाहर आ चुका होता। एक बार तो उसकी रीढ़ की हड्डी के तमाम मनके झुंझुना उठे होंगे, लेकिन शायद वो समझ ही ना सका था कि उसके साथ हुआ क्या है। चंद लम्हे तक वो चित पड़ा आंखें झपकाता इधर उधर देखता रहा, फिर कमर पर हाथ रखकर उठा और तालाब के पानी में छप छप करता लंगड़ाता हुआ मेरे सामने आया। एक लम्हे के लिए तो वो मेरी आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा, गोया फैसला करता हो कि मेरी गुस्ताखी की मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने बिजली की सी फुर्ती से मेरे कंधे पर पंच रसीद करने के लिए हाथ घुमाया। ये बड़ा आमियाना सा वार था। मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर बाजू पर ये वार रोक लिया। वो कोई और वार करने के लिए उछला, लेकिन उसी लम्हे कृष्णा जी बीच में आ चुके थे। बंद करो ये कथकली, जल्दी करो, सब कुछ खत्म करो। उन्होंने गाजी शाह को झाड़ना चाहा। अगर काम नहीं आ रहा है और कोई बता भी रहा है तो सीख लेना चाहिए ना, मगर तुम बनास्पति फाइटर्स की तरह काम करते चले जा रहे हो। तुम लोगों को इतनी तौफीक नहीं कि कुछ सीख लो। 4 दाव सीख कर मेंढक की तरह सीना फुलाकर यहाँ आ गए स्टूडियो में काम करने के लिए। जरा शक्ल तो देखो अपनी, अंधों में काना राजा। यहाँ किसी बेचारे ने ख्वाब में भी अखाड़े की शक्ल ना देख रखी थी। जाओ, जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ और 4 मीनार का एक सिगरेट पी लो। इतनी सी देर में मैं इस बांके की मदद से सीन शूट करवा लूंगा। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। शाबाश। उन्होंने गाजी शाह को परे धकेल दिया। वो खामोशी से कुर्सियों की तरफ चला गया। जब वो चला गया तो कृष्णा जी मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। हाँ तो भाई, तुम कौन सी टेक्निक की बात कर रहे थे, जरा हमें भी तो समझाओ। हनुमान जी के इन बेचारे पुजारियों को क्या मालूम। उन्होंने डाकुओं की तरफ इशारा किया जो छलांग लगाकर बेहाल हो चुके थे। कृष्णा जी का अंदाज कुछ ऐसा था गोया वो बड़ी देर से मुझसे हम कलाम होने की कोशिश में लगे हों और मैं उन्हीं के अमले का कोई रुकन हूं। मैंने डाकुओं को अपने करीब खड़ा किया और पहले खुद उन्हें छलांग लगाकर दिखाना चाहा। जब मैं तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचकर सीधा खड़ा हुआ तो मैंने देखा रूपा एक्स्ट्रा लड़कियों के झुरमट से निकलकर बारादरी की सीढ़ियों पर खड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखती चली जा रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। एक लम्हे के लिए हमारी नजरें मिली। बंगाल का जादू इन आंखों के फंदे में से बमुश्किल अपने आप को छुड़ा रहा था और उल्टी छलांग लगाकर तालाब की दूसरी तरफ आ चुका था। मैंने महसूस किया कि कितनी ही साकित आंखें मुख्तलिफ सिमतों से मुझे घूरती चली जा रही हैं। मैंने अब डाकुओं को छलांग लगाने का दूसरा तरीका भी समझाया और वहां से हट गया। तबला बड़े जोश से मेरी तरफ लपका और मेरा हाथ भींचते हुए बोला, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। तुम्हें तो स्टूडियो में बड़ा अच्छा काम मिल सकता है, मगर मुझे यहाँ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं तबला साहब। मैंने कहा, मेरा यहाँ दम घुटता है, आओ चलें यहाँ से। निकले। चलते हैं, जरा ठहर तो जाओ। तबला ने मुझे रोका। कृष्णा जी ने डाकुओं के आने, रूपा के चीखने चिल्लाने और उसकी सहेलियों के तितर बितर होने का सीन शूट कर लिया था और फारिग होते ही सीधे मेरी तरफ निकल आए। मुझे कुर्सी पेश की और मेरे सामने बैठते हुए बोले, नौजवान तुम कौन हो, क्या काम करते हो और कहाँ से आए हो? जी मैं तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करता और कहीं से भी नहीं आया, मैंने सादगी से जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। उनकी मखसूस खामोश हंसी के साथ उनकी तोंद हिलती जा रही थी। बताना नहीं चाहते तो खैर कोई बात नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दोस्ताना तौर पर तुम्हें मशवरा देना चाहता था कि तुम फिल्मों के लिए फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम शुरू क्यों नहीं कर देते? कम से कम हमारा कुछ भला हो जाएगा। इसमें मुझे क्या मिल जाएगा जनाब? मैंने बिला तकल्लुफ पूछना चाहा। कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। अब फिल्म कंपनियों में मुलाजिम रखने का रिवाज तो कम हो गया है, सब लोग आजादाना तौर पर काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि सारे खर्चे वगैरह निकालकर तुम्हें 3000 रुपए महीना तो बच ही जाया करेगा। और बाज औकात फिल्मों की ऐसी लाइन लगती है कि आदमी दोनों हाथों से कमाता फिरता नजर आता है। कृष्णा जी ने मजीद तफसील से बताया। मैं माजरत चाहूंगा कृष्णा जी, दरअसल स्टूडियो में काम करना मेरी तबीयत से मुताबिकत नहीं रखता। मैंने 2 टोक लहजे में जवाब दिया और फिर इजाजत तलब करके तबला के साथ फ्लोर से बाहर निकल आया। वहां रोशनियां बुझ चुकी थी और न जाने क्यों मेरा इस माहौल में वाकई दम घुटने लगा था।
तुमने अच्छा नहीं किया यार, तबला ने बाहर मेरे साथ चलते हुए आहिस्ता से कहा। कृष्णा जी की मदद से काम शुरू कर देते, किसी धंधे से तो लग जाते ना, फिर कहोगे कि बेकार पड़े पड़े बदन टूटने लगता है, कोई काम कर लेते तो अच्छा ना होता। तुम बेफिक्र रहो तबला, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा अरसे बेकार बैठा नहीं रहूंगा। मैं किसी और किस्म का रास्ता चाहता हूँ। टटपुंजिया किस्म के काम मुझे कभी पसंद नहीं रहे, ये मेरा मिजाज नहीं। हम रास्ते में एक फव्वारे के करीब दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। कुछ दूर एक लॉन में शूटिंग जारी थी। एक साहब घोड़े पर बैठे बार बार उसकी लगाम खींचकर जबरदस्ती उसकी गर्दन हिलाने में मसरूफ थे। घोड़े की दाएं तरफ कैनवस का एक बड़ा सा ड्रम एक रोटेटर पर तेजी से घुमाया जा रहा था। ड्रम पर रंग बरंगे मनाजिर, पहाड़ और दरख्त बने हुए थे और उसे घुमाकर ये तासुर दिया जा रहा था कि घोड़ा एक ही जगह नहीं खड़ा बल्कि तेजी से कहीं भागता चला जा रहा है, दरख्तों और पहाड़ों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। शूटिंग में ये दुश्वारी पेश आ रही थी कि घोड़ा बार बार गर्दन झुकाकर लॉन की घास को चरने में मसरूफ था और सीन की तरफ मुतवज्जो ना था। खुली हवा में चंद गहरी गहरी सांसें लेकर हम आगे की तरफ बढ़े ही थे कि किसी ने उकब से हमें आवाज दी। जरा सुनिए। मैंने मुड़कर देखा, वही कमसन सा लड़का हमारी तरफ लपका चला आ रहा था जिससे मैंने मैडम रूपा का ब्यूटी बॉक्स उठाए देखा था। मैडम रूपा आपको बुलाती हैं। करीब आकर वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने तबला की तरफ गौर से देखा। खुदा खैर करे, वो कंधे उचकाकर बोला, कहाँ है वो? मैंने लड़के से पूछा। अपने मेकअप रूम में बैठी हैं। लड़के ने जवाब दिया, मेरे साथ चले आइए। उन आंखों के तस्वुर में मेरी धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो गईं। मिल लेने में क्या हर्ज है जनाब? मैंने मशवरा तलब नजरों से तबले की तरफ देखा। उसने एक बार फिर कंधे उचका दिए। लड़के की रहनुमाई में हम छोटे छोटे कमरों की एक कतार के करीब जा पहुंचे। एक कमरे के दरवाजे पर रुककर लड़के ने इंतहाई शाइस्ता और माजरत खाहाना लहजे में तबला से कहा, आप बाहर ही ठहरिएगा, मैडम अकेले में इनसे कोई जरूरी बात करना चाहती हैं। लड़का खुद भी बाहर ही रुक गया था और उसने मुझे अंदर जाने का इशारा दे दिया था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो एक मुख्तसर सा चौकोर कमरा था। दीवार के साथ एक बहुत बड़ी सिंगार मेज लगी थी जिस पर मेकअप का सामान बिखरा नजर आ रहा था और उसके सामने एक ऊंची कुर्सी पर वो सुकड़ी सिमटी बैठी नजर आई। उसकी शॉल कुर्सी से नीचे की तरफ को झूल रही थी। सिंगार मेज के आईने पर दो बड़े बड़े बल्ब नस्ब थे। उनकी रोशनी आईने से भी मुनक्किस हो रही थी और छोटा सा कमरा कुछ ज्यादा ही रोशनी से भरा भरा महसूस हो रहा था। मैडम रूपा के बाल खुले हुए थे और अब वो पहले से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नजर आ रही थी। उसके करीब एक खादमा खड़ी थी। उसका एक हाथ सिंगार मेज पर टिका हुआ था और एक हाथ में सब्ज जिल्द की डायरी थी। उस डायरी को देखकर मेरे जहन में स्याह जिल्द वाली उसी डायरी का ख्याल एक दर्द की तरह उभर आया जो मम्मी ने मुझे दी थी और जो मेरे लिए अब एक मताए गुमगश्ता बन चुकी थी। उसकी गुमशुदगी का नासूर फरामोशी के फाये तले एक बार फिर रिस उठा। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि शायद मम्मी की रूह अब भी कहीं बेचैन और बेकरार फिरती नजर आ रही है, इसलिए कि उन्होंने सरबस्ता राजों की जो कायनात मेरे हवाले की थी मैं उससे आशना ही ना हो सका। दिल से उठने वाली बेउन्मान सी हुक को दबाकर मैंने रूपा की तरफ गौर से देखा। मखरूती उंगलियों वाले उसके हाथ कुर्सी के हत्थे पर जमे हुए थे और वो साकित बैठी मेरा सर तापा जायजा ले रही थी। बैठ जाओ। बिलाखिर उसके होंठों से हरकत देखकर मैं आराम से बैठ गया। मैं उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया जो कदरे नीची थी। तुम बाहर जाओ, उसने खादमा को हुक्म दिया। क्या नाम है तुम्हारा? खादमा के जाने के बाद उसने मुझसे सवाल किया। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद ना थी, मगर ये सरगोशी गोया मेरे कान के करीब ही उभरी थी। मंसूर मुगल, मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से कहा। मैंने उसे अपना नाम बताने में कोई हर्ज महसूस ना किया था। बड़ा शाही सा नाम है तुम्हारा। हलक पर जोर देकर बोलना पड़ता है। उसके लबों पर मुस्कुराहट सुबह की पहली किरण की तरह धीरे धीरे तुलू हो रही थी। बात यह है मंसूर, उसने सर कुर्सी के पुष्ट से टिकाकर कहा। वो कहने लगी कि मैं बड़ी मशहूर, बड़ी दौलतमंद, लेकिन निहायत कमजोर औरत हूँ। वो औरत बहुत ही कमजोर होती है जो दुनिया में तन्हा रह जाए। मेरे इर्द गिर्द इंसानों का हुजूम लगा है, मगर मैं फिर भी तन्हा हूँ और कुछ लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरी घात में लगे हैं, मेरी जान के दरपे हैं। जब मैं मरना चाहती थी तो कोई मुझे
नहीं मारता था, और अब मुझे जिंदगी से कुछ उनसियत हो गई और मैं सहमी हुई बच्ची की तरह जिंदगी के दामन से चिमटी बैठी हूँ और चाहती हूँ कि जिंदगी जीऊं, तो कुछ लोग ये नेमत मुझसे छीन लेना चाहते हैं। उसने एक तवील सांस ली और फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि मजबूत और बेजिगर मर्द जो साए की तरह मेरे साथ रहे, उस वक्त तक मेरी हिफाजत करे जब तक जिंदगी मेरे लिए दोबारा बेवकत नहीं हो जाती। लेकिन वो शख्स महज तनख्वाह और चंद आसाइशों की खातिर इस फरीजे को इस तरह ना निभाए जिस तरह पेशावर चौकीदार रातों को डंडा लेकर गलियों में घूमा करते हैं, लेकिन अपने से ताकतवर चोरों को देखकर कन्नी कतरा जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी इस तरह से हिफाजत करे जिस तरह अपनी जान की जाती है, और वो उसका अहल भी हो। गुज़िश्ता 2 साल में मैंने यके बाद दीगरे 4 आदमियों को मुलाजमों की तरह नहीं, अपनों की तरह रखा। बड़ी डींगे मारते फिरते थे, बड़े अपने आप को लड़ाका मशहूर करते थे, बड़ी बेजिगरी की बातें किया करते थे, बड़े लंबे चौड़े जवान थे वो। लेकिन जब मेरी ख्वाबगाह का दरवाजा तोड़ा गया, जब मेरी कार पर बीच सड़क पर गोलियां चलाई गईं, जब मुझ पर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई, तो मेरे किसी मुहाफिज से इतना भी ना हो सका कि हमला आवरों में से किसी एक आद को ही काबू कर सकें, ताकि मैं अपने दुश्मन के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत तो पेश कर सकूं। मुझे मालूम है मेरा दुश्मन कौन है, मगर मैं उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। वो खामोश हुई और नीम व आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद वो चाहती थी कि मैं भी कुछ बोलूं। अगर तुम कमजोर और तन्हा हो तो शादी क्यों नहीं कर लेती? कोई मजबूत सहारा ढूंढ लो ताकि तुम महफूज हो जाओ। मैंने पहली बार उससे मुखातिब होकर कहा। वो धीरे से हंसी। उसकी हंसी हिचकी से ज्यादा मुशाबे थी। शादी में मेरे लिए कोई कशिश बाकी नहीं रही। मैं फिल्मी दुनिया में आने से पहले शादीशुदा थी। अब कुछ सरमायादार लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं, हालांकि उनकी 2-2, 3-3 कानूनी बीवियां पहले से मौजूद हैं। गैर कानूनी बीवियों की तादाद का मुझे इल्म नहीं। मैं किसी का जायका बदलने की खातिर उसकी ख्वाबगाह की जीनत बनना नहीं चाहती। कुछ मुखलिस हैं, मगर वो कमजोर हैं, और एक कमजोर को दूसरे कमजोर का सहारा और भी ज्यादा बुज़दिल बना दिया करता है। और सुनो, मैंने तुम्हें मशवरा लेने के लिए यहाँ नहीं बुलवाया। देना चाहते हो तो मुझे अपनी बेजिगरी दे दो, शहजोरी दे दो, पनाह दे दो, तहफ्फुज दे दो। मैं इन तमाम चीजों की कीमत तो अदा नहीं कर सकती, मगर दुनियावी जरूरियात के लिए 10,000 महाना तुम्हें दे सकती हूँ। खाना मेरे साथ दस्तरखान पर खाओगे। रिहाइश मेरे बंगले की एनेक्सी में होगी, जिसमें टेलीफोन भी मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुलवाया जा सकेगा। अगर तुम वैसे ही साबित हुए जैसा मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई हिसाब किताब नहीं होगा। जो मेरी बिसात में होगा तुम्हारे लिए कर दूंगी। फिल्मों में आना चाहोगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश भी करवा दूंगी, और फिलहाल फिल्मी दुनिया में मेरी सिफारिश चलती है, और ना भी चले तो मैं तुम्हारे लिए जाती फिल्म अनाउंस कर दूंगी। और भी कोई तुम्हारा मसला होगा तो उसमें भी मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे। बोलो, इस बारे में तुम क्या कहते हो? चंद लम्हे खामोशी तारी रही। फिर मैंने कहा, मुस्तकिल तौर पर तो मुझे भी इस काम की कोई जरूरत नहीं। मुझे अफसोस होता है कि मेरी मंजिल तो दर हकीकत कुछ और थी, जो ना जाने मुझे कब मिलेगी। फिलहाल तो मुझे संभलने की मोहलत चाहिए। ठीक है प्यारे, तबला ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। तुम्हें ये सारा कुछ बहुत बहुत मुबारक हो। कभी कभार मिलते रहा करना। 20-25 दिनों में ही तुमसे कुछ ऐसी उनसियत हो गई है जैसे तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। कैसी बातें करते हो यार। मैंने खुलूस से उसका हाथ दबाया। तुम सिर्फ चंद दिन ठहर जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करता हूँ। हमें सिर्फ मिलते ही नहीं रहना है, मिलकर कुछ प्रोग्राम भी बनाने हैं, जिनमें तुम मेरे शाना बशाना ही रहकर काम करोगे। इसके बाद कुछ वक्त हमने मुख्तलिफ शूटिंग्स वगैरह देखने में गुजार दिया। 5 बजे के करीब तबला को एक सीन में कुछ काम मिल गया और वो गेट अप करवाने के लिए मेकअप रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो सेट पर आया तो उसके आधे बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झाड़ झंकार दाढ़ी मौजूद थी, जिस्म पर एक पेवंद ज़दा लिबास मौजूद था। वो सेट पर किसी सूफियाना से नगमे के चंद बोल पिक्चराइज करवाने लगा। उस वक्त 6:15 बज चुके थे। मैंने उससे इजाजत तलब की और उसे काम में मसरूफ छोड़कर रूपा के मेकअप रूम की तरफ को चला गया। वो मेरी मुंतजर बैठी थी। उसके चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप हुआ था।
वो पहले से ज्यादा पुरकशिश मालूम हो रही थी। तुम्हारा कहीं कोई सामान तो मौजूद नहीं जिसे तुम साथ लेना चाहो? उसने उठते हुए मुझसे सवाल किया। वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। गो के तबला की खोली में मेरे 2 जोड़े कपड़े मौजूद थे, लेकिन एक तो उस वक्त वो मुझे निहायत गैर अहम महसूस हो रहे थे, दूसरे मैं रूपा के साथ खोली की तरफ नहीं जाना चाहता था। हम मेकअप रूम से बाहर निकल आए। कमसिन लड़का और खादमा हमारे पीछे पीछे चली आ रही थी। पार्किंग लॉट तक आते आते रास्ते में 20 आदमियों ने रूपा को झुककर सलाम किया। पार्किंग लॉट में वो एक शेवरलेट के करीब जाकर रुक गई। तुम्हें ड्राइविंग आती है? उसने मुड़कर मुझसे पूछा। मैंने इस्बात में सर हिला दिया। तो फिर तुम ही चलाओ। उसने चाबियां मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरे सीने पर से जैसे कोई बोझ सा उतर गया। मैं जरा रिलैक्स करना चाहती हूँ, इसीलिए। वो अगली सीट पर मेरे बराबर बैठ गई और शॉल तह करके डैशबोर्ड पर रखते हुए बोली, मैंने ड्राइवर रखने का झंझट भी खत्म कर दिया है। पिछले दिनों मेरे नए ड्राइवर ने मुझे अगवा करने की एक अच्छी कोशिश की थी। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि मैं अब तक बचती रही, लेकिन किस्मत कब तक आदमी का साथ देती रहेगी? कभी ना कभी तो फंसा लेगी। मैंने कोई तबसरा ना किया उसकी बात सुनकर। स्टूडियो से निकलकर मैंने कहा, रास्ता बताती जाओ, मैं उसी रास्ते पर चलता चला जाऊंगा। 20-25 मिनट के बाद हम जिस सड़क पर पहुंचे वो 2 रोया पाम के दरख्तों से घिरी हुई थी। उसी सड़क से एक बगली सड़क पर मुड़ जाने के बाद रूपा ने एक औसत दर्जे के एक बंगले के सामने गाड़ी रुकवा दी। मैंने हॉर्न बजाया तो एक उधेड़ उम्र बंदूक बरदार चौकीदार ने आकर गेट खोल दिया। पोर्च में जाकर मैंने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो तुम, लगता है अरसे से ड्राइविंग करते चले आ रहे हो। उसने गाड़ी से उतरते हुए मेरी तारीफ की। जब रास्तों से शनासाई हो जाए ना तो इससे भी ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करूंगा, तुम देखना तो सही। मैंने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी का दरवाजा बंद करके गिरदोपेश का जायजा लेना शुरू कर दिया। पुख्ता रविश के दोनों तरफ मुख्तसर सा लॉन था और किनारों पर पतले पतले पोल इस्तादा थे जिस पर जर्द ग्लोब लगे हुए थे। न जाने किस तरफ से कासनी के फूलों की एक बेल आकर पोर्च की छत से नीचे झूल रही थी। बाएं तरफ लॉन पर थोड़े थोड़े फासले पर सीमेंट के गोल गोल पेवंद लगे हुए थे। इन पुख्ता टुकड़ों की कतार इमारत के पीछे की तरफ जा रही थी। आशा तुम्हें एनेक्सी में ले जाएगी, रूपा मुझसे मुखातिब हुई। वहां तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। अब जाकर नहा धो लो और आराम करो, मैं भी जरा ताजा दम हो जाऊं। तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर लिया करूंगी। आइए। खादिमा ने मुझे इशारा किया और मैं चाबियां रूपा के हवाले करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लॉन पर बने हुए पुख्ता दायरों पर से होते हुए हम इमारत के पहलू में जा पहुंचे। एनेक्सी 2 खूबसूरत आरास्ता और पैरास्ता कमरों और छोटे से बरामदे पर मुश्तमिल थी। ख्वाबगाह से मुल्हिक बाथरूम भी मौजूद था। एनेक्सी में वाकई हर वो चीज मौजूद थी जिसकी जरूरत रिहाइश इख्तियार करने के सिलसिले में मुझे पड़ सकती थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब मैं नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त करके बेड पर लेटा एक अंग्रेजी रसाले की वर्क गर्दानी कर रहा था कि फोन की घंटी अचानक बजी। मैंने रिसीवर उठाया। खाना कब खाना पसंद करोगे? दूसरी तरफ रूपा की बोझल सी सरगोशी सुनाई दी। जब तुम खाओगी, मैंने आहिस्ता से कहा। तो फिर तुम आ ही जाओ तो बेहतर रहेगा, मैं खाना खाने की तैयारी में मसरूफ हूँ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने उठकर रिसाला साइड टेबल पर रखा और ड्रेसिंग टेबल के आईने में जायजा ले लिया। उम्दा साबुन से नहाने और आराम करने से मेरी रंगत कुछ और ज्यादा निखर आई थी। मेरी दाढ़ी और सर के भूरे बाल चमक रहे थे। कपड़ों की शिकने दुरुस्त करके मैं कमरे से बाहर निकल आया। आशा मुझे बंगले के अंदरूनी दरवाजे पर जा मिली। उसने सीढ़ियों तक मेरी रहनुमाई की और बताया कि रूपा ऊपर टेरेस पर बैठी हैं। टेरेस पर एक नन्हा सा रंगीन बल्ब रोशन था। वस्त में शीशे के टॉप की एक मेज और लोहे की चंद खूबसूरत कुर्सियां पड़ी थी। उनमें से एक कुर्सी पर रूपा नीम दराज थी। उसके हाथ में ग्लास था और बोतल तिपाई पर रखी गई थी। रूपा के जिस्म पर एक ढीला ढाला सफेद ऊनी फ्रॉक था। खुले बाल टेरेस के फर्श तक पहुंचते चले जा रहे थे। धुंधली धुंधली सी शबी को देखकर दिल में सोया हुआ एक दर्द जाग उठा। वो मेरी मेहरबान, मेरी हासिल हयात महताब न जाने पता नहीं किस हाल में होगी, मेरे मुतालिक क्या सोचती होगी और आया सोचती भी होगी या नहीं, या उसने मुझे भुला दिया। मोहब्बत के नकूश बेशक बहुत गहरे थे, मगर जमाना भी तो बला का बर्क रफ्तार था।
पीछे रह जाने वालों की तरफ मुड़कर देखने की रस्म तो टूट चुकी थी, मगर न जाने मुझे क्यों उम्मीद बाकी थी या खुशफहमी थी कि वो मुझे कहीं न कहीं मिल जाएगी। वो मुझे कभी भूल नहीं सकती। बैठ जाओ, रूपा ने ग्लास से बड़ा सा आखिरी घूंट भरने के बाद कहा। उसके पीछे एक कमरे का दरवाजा खुला था, गालिबन उसकी ख्वाबगाह थी। कमरे में भी धुंधली सी रोशनी मौजूद थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि कमरे की जो दीवार मेरे सामने थी, उसकी दीवार पर मुख्तलिफ गोल मटोल, सेहतमंद और खूबसूरत बच्चों की रंग बरंगी फ्रेम शुदा तस्वीर आवेजा थी। ये तस्वीरें गालिबन कैलेंडर्स और रंगीन रिसालों वगैरह से काट कर फ्रेम की गई थी। रूपा ने अपने ग्लास के अलावा एक और ग्लास में भी विस्की उंडेल ली। चीनी के खूबसूरत बाउल से बर्फ के टुकड़े निकालकर उनमें डाल दिए और अपना ग्लास उठाकर दूसरा ग्लास मेरी तरफ खिसकाते हुए बोली, पियो। शुक्रिया, मैं ये नहीं पीता, मैंने आहिस्तगी से कहा। वो मजीद कुछ ना बोली, खामोशी से छोटे छोटे घूंट भरने लगी। मैंने कुशन से सर टिका दिया। हवा में खासी तुंदी थी और दूर कहीं से आने वाली समंदर की मखसूस बू खुशगवार महसूस हो रही थी। उसने आधा ग्लास हलक से नीचे उंडेलने के बाद नीम व आंखों से मेरी तरफ गौर से देखा। बड़ी बड़ी आंखें खुमार के समंदर में डूबी हुई थी। उसकी आवाज पर भी खुमार का गलबा आ चुका था। मेरा जी चाह रहा था कि तुमसे अनगिनत बातें करूं। वो अचानक ही बोली, लेकिन अब सामने आ बैठे हो तो कोई बात नहीं सूझ रही। पता नहीं क्यों दूसरों के लिखे हुए डायलॉग बोल बोल कर शायद मैं अपनी बातें करना भूल गई हूँ। मैं खामोश रहा। जब मैं खामोश बैठा रहा तो वो एक और घूंट भरकर दोबारा बोली, तुम ही कुछ बोलो ना। मैं तो बहुत कम बोलता हूँ जनाब। मैंने उसकी सादा मगर मखमूर हुस्न की सहरकारी से अपने आप को तकरीबन आजाद करवाते हुए कहा, सुनने में मुझे ज्यादा लुत्फ आता है। ये भी तुम्हारे नायाब होने की एक और निशानी है, वरना हर इंसान चाहता है कि सिर्फ वही बोलता रहे और दूसरे उसको सुनते रहें, मुसलसल भौंकता रहे और दूसरे सुनते रहें। हर एक को अपनी जात के इजहार का मसला दरपेश है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। उसने ग्लास मेज पर रखकर सिगरेट का पैकेट उठा लिया और एक सिगरेट निकालकर लंबे से होल्डर में लगाकर सुलगा ली। एक गहरा कश लेकर वो कुर्सी पर कुछ और ज्यादा सिमट गई। फिर उसकी आवाज गोया दूर उफ्तादा जजीरे से आई, मंसूर, तुम्हें मालूम है पहली मर्तबा मैं किस कीमत पर बेआबरू हुई थी? मालूम है तुम्हें? मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा, सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। सिर्फ एक वक्त की रोटी के एवज। उसने सिसकी सी लेकर कहा। फिर उसने ग्लास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर एक हाथ से आंखों को मसला और सर को हल्का सा झटका देकर बोली, इंसान सारे दरिंदों से लड़ सकता है, मगर पेट के अफरियत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, किसी से नहीं कर सकता। एक लम्हा खामोश रहकर वो दोबारा बोली, मैंने भी बहुत मुकाबला किया, बहुत लड़ी थी, लेकिन चौथे दिन फाकों से शिकस्त खाकर उस औरत के पास चली गई थी जो एक अरसे से मुझे एक रास्ता दिखा रही थी। और फिर रफ्ता रफ्ता सब कुछ मेरे कदमों में ढेर होता चला गया। उसके लहजे में ऐसी काट थी जो मेरे दिल को लहू लहू करती चली जा रही थी। मौजू बदलने की खातिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे दुश्मन कौन कौन है? जवाब देने से पहले उसने एक और ग्लास भरा। मैंने देखा बोतल तकरीबन आधी खाली हो चुकी थी। मुझे एक तवाइफ ने ही हीरोइन बनाया था। मैं एक तरह से उसकी गुलाम थी। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई तो मैंने उससे बगावत कर दी। उस वक्त उसने कहा था कि वो मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। धीमे लहजे में बोलते बोलते उसे हल्की सी खांसी आई और उसका ग्लास छलक पड़ा। उसका कहना था कि मैंने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है, उसे धोखा दिया है, हालांकि मैं उसके पास बहुत कुछ छोड़ कर आई थी जो उसकी मेहनत के मुआवजे से कहीं ज्यादा था, लेकिन दरअसल उसकी अना को ठेस लगी थी। वो बहुत ताकतवर और बारसूख औरत है। मुझे नहीं मालूम कि आजकल वो कहाँ रहती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझ पर जितने भी हमले हुए हैं उनके पीछे उसी का हाथ है। वो मुझसे इंतकाम लेना चाहती है। रूपा अजीब से अंदाज में हंसी। मुझे हर तरह से बर्बाद करके भी उसे कभी चैन नहीं आया। वो समझती है ये उरूज, ये दौलत, ये शोहरत बहुत बड़ी नेमतें हैं जो उसकी बदौलत मुझे मिली। वो मुझे कहीं मिलेगी ना तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ मुझसे ले ले और मेरा वो छोटा सा
कच्चा घर मुझे लौटा दे जिसमें मेरे मासूम बच्चे की किलकारियां गूंजती थी और जहां मेरा नाबीना मगर मोहब्बत करने वाला शौहर इंतजार किया करता था, बहुत शौक से इंतजार करता था। दफतन उसे जोर से खांसी आई। छलकता हुआ ग्लास उसने मेज के शीशे पर पटक दिया और बराबर वाली कुर्सी पर पड़े अपने बैग से एक शीशी निकालकर उसमें से एक गोली निकाली और मुंह में डालकर चूसने लगी। चंद लम्हे बाद वो कुछ पुरसुकून सी नजर आई तो मैंने देखा उसके रुखसार पर आंसुओं की लकीरें चमकती हैं। कुछ कहे बगैर वो उठने लगी मगर कुर्सी से उलझकर बुरी तरह लड़खड़ा गई। मैंने उठकर उसे सहारा दिया। उसका जिस्म बुरी तरह से तप रहा था। तुम्हें बुखार है क्या? मैंने उससे सवाल किया। नहीं, मेरे जिस्म में माजी की चिता जलती है। वो मुजमहिल अंदाज में मुस्कुराई। मुझे बेडरूम में पहुंचा दो। मैं उसे सहारा देकर बेडरूम में ले आया। बेडरूम की बाकी दो दीवारों पर भी बच्चों की रंग बिरंगी तस्वीर आवेजा थी। तुम्हारा बच्चा कहाँ गया रूपा? मैंने गैर इरादी तौर पर पूछा, हालांकि मैं उसके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। नमूनिये से मर गया था, उसने इख्तिसार से जवाब दिया, गोया यही कुल दास्तान थी, यही आगाज, यही अंजाम। और तुम्हारा शौहर? मेरी समझ में नहीं आया कि सवाल कैसे मुकम्मल करूं। एक हादसे में उसकी आंखें जाया हो गई थी और आंखों के साथ ही गोया उसकी सारी कुव्वत बर्दाश्त, हौसला और जवांमर्दी भी साथ ही चली गई थी। मसाइब से घबराकर वो एक रोज घर से निकला और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया, रूपा ने कहा और मेरे बाजू का सहारा छोड़कर धम से बिस्तर पर ढेर हो गई और यूं सुकड़ सिमट कर लेट गई गोया उसे गिरदोपेश से खौफ आता हो। खाना नहीं खाओगी तुम? मैंने उससे सवाल किया। नहीं, तुम जाकर खा लो और मुझे अब तन्हा छोड़ दो, उसने डूबती सी आवाज में कहा और तकिया रुखसार पर रख लिया। मैंने कंबल उसकी टांगों पर डाल दिया, खिड़कियों के पर्दे खींच दिए और कमरे से निकलने ही लगा था कि उसने पुकारा, सुनो। मैं पलट कर उसके करीब चला गया। उसने रुखसार से तकिया हटा लिया और थकी थकी नजरों से मेरी तरफ गौर से देख रही थी। तुम बहुत सुलझे हुए नौजवान हो मंसूर। मुझे महसूस हो रहा था कि रफ्ता रफ्ता तुम मुझे और मेरे दर्द को समझ लोगे। मुझे कितनी खुशी हो रही है ये देखकर कि मुझे मदहोश और गमजदा पाकर तुमने हमदर्दी जताने और दिलासा देते देते मेरे बिस्तर में घुसने की कोशिश नहीं की। इससे पहले मैंने जिसे भी रोका उसने मौका पाते ही एक ही समात में तमाम मरहले तय करने की कोशिश भी कर डाली। उनके ख्याल में मेरे अंदाज व अतवार खुली दावत के इशारे थे। मैंने यके बाद दीगरे उन्हें रुखसत कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में अय्याश मशहूर हो गई। मैं अय्याश नहीं हूं मंसूर, अय्याश नहीं हूं मंसूर, सुनो। उसके लहजे में शिद्दत आ गई और चेहरा यूं सुर्ख हो गया गोया मैंने ही उस पर कोई इल्जाम लगा दिया हो और वो उसकी तरदीद में अपना जोरे बयान सर्फ करना चाहती हो। मुझ में अय्याशी की सकत बाकी नहीं रही मंसूर, सुनते हो तुम?